आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के आदेश के पहले अध्यक्ष थे? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के आदेश के पहले अध्यक्ष थे? तो कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी जो थे संविधान सभा की व्यापार समिति के आदेश के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करिए साख समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के साख समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष थे। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? जी हाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका भेजा था? तो संघमित्रा और महेंद्र को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने पाटलिपुत्र पर शासन किया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करिए 3 नंबर प्रश्न का, तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जी हाँ, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव रखे थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो अक्षराधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, अक्षराधाम मंदिर जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है अक्षराधाम मंदिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें अधिक जानकारी की, तो अक्षराधाम मंदिर समारोह की आधारशिला 14 दिसंबर 1979 को प्रधान स्वामी ने रखी थी। तो ये भी आप याद रखते हुए चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले हिस्से का आकार पतला और पतला होता हुआ दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ साथियों, पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले हिस्से का आकार पतला और पतला होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो इस दिन को निम्नलिखित में से कौन से रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमावस्या के दिन के रूप में जाना जाता है। तो डियर साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट VVI प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कब बनी? जी हाँ, उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा किस वर्ष बनी थी? तो वर्ष 1984 में उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा बनी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें यूपी में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो वर्ष 1989 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 7 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह स्वयं को सच्चा बादशाह कहे थे। और खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से
जनजाति और जिले के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जी हाँ, आपको ये पहचान करके बताना है कि निम्नलिखित जनजाति में से कौन सी जनजाति कौन से जिला में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मुंडा जनजाति जो है ये जमुई जिला में नहीं पाई जाती है, बल्कि कटिहार जिला में पाई जाती है। और बात करें संथाल का तो ये बांका जिला में, उरांव का बात करें तो सुपौल में, और खरवार का बात करें तो भागलपुर में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। इस तरह से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात करें 9 नंबर प्रश्न का तो लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? जी हाँ, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है क्या है? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 550 जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात कर ले 550 लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है ये कब से हुआ? तो 104 जो संविधान संशोधन हुआ था 2020 में, उसके बाद से लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना? 550, और उससे पहले कितना था? 552। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का तो किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेज कंपनी ने वर्ष 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का तो दीव एक द्वीप है, ये आपको बताना है। जी हाँ, दीव एक द्वीप है किससे हटकर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से हटकर दीव एक द्वीप है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात कर ले आज का 12 नंबर प्रश्न का तो निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। और प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जी हाँ, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर अवस्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें अधिक जानकारी की तो कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है और इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताते चलूं, डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 14 नंबर प्रश्न का तो इनकलाब जिंदाबाद नारे को किसने दिया था? जी हाँ, इनकलाब जिंदाबाद के नारा निम्नलिखित में से किसने दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। और इसे लोकप्रिय किसने बनाए थे? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा को लोकप्रिय बनाए थे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 15 नंबर प्रश्न का तो प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है? जी हाँ, प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन निम्नलिखित में से कौन है? तो डच KLM जो है प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 16 नंबर प्रश्न का तो भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? जी हाँ, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र जो है अजंता की किस गुफा में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुफा संख्या 17 में भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की कौन सी गुफा संख्या? तो गुफा संख्या 17 में है। और बात करें अजंता की गुफाएं का तो भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र के कौन से जिला में? तो औरंगाबाद जिले में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप जरूर याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न का तो रघुपति राघव राजा राम गीत के लेखक कौन थे? जी हाँ, रघुपति राघव राजा राम गीत के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो थे रघुपति राघव राजा राम गीत के लेखक थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 18 नंबर प्रश्न का तो निम्नलिखित में से
कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो गेर। जी हाँ, गेर लोक नृत्य का जो संबंध है राजस्थान राज्य से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो यह मुख्य रूप से भील समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य? गेर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है कौन सा है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो बरगद का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो नारियल का पेड़ जो है मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय पशु यानी जानवर कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शाक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो फ्री में पीडीएफ आपको दिए जाते, उसमें आपको जरूर ये सब मेंशन किया हुआ रहता है, तो आप जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 21 नंबर प्रश्न का, तो एलईडी चालक का उपयोग किस लिए किया जाता है? जी हाँ, एलईडी चालक का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? तो यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, इसलिए एलईडी चालक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही है आज का अगला प्रश्न को। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहा जाता है, का प्रयोग जो है किस लिए होता है? जी हाँ, सुदूर संवेदी उपग्रह का जो प्रयोग किया जाता है किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। और बात करें आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो आंख, कान, नाक और गले की जांच के लिए ईएनटी डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप जरूर याद रखें। आंख, कान, नाक और गले की जांच के लिए ईएनटी डॉक्टरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है आंख, कान, नाक और गले की जांच के लिए ईएनटी डॉक्टरों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात कर ले अधिक जानकारी की, तो जिस दर्पण में एक गोलाकार परावर्तक सतह होती है उसे गोलाकार दर्पण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को। तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता ऊर्जा के निम्न स्रोतों में डैश की स्थिति में सबसे कम होती है? जी हाँ, विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता में ऊर्जा के निम्न स्रोतों में डैश की स्थिति में सबसे कम होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय की स्थिति में सबसे कम होती है विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता में। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया डैश की उपस्थिति में होती है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है? तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जी हाँ, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का भी आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो छाल से। जी हाँ, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी जड़ वाली सब्जियां है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी जो है जड़ वाली सब्जी है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है इनमें से सभी। शलजम, सूरन और शकरकंद जो है ये तीनों जो सब्जियां हैं जड़ वाली सब्जियां हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको अपने एग्जाम में देखने को इस तरह से प्रश्न मिल सकते हैं।
बात कर ले आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है? जी हाँ, जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया जो है संपादित नहीं होती है? तो डायाफ्राम ऊपर उठता है, ये जो है क्रिया जो है संपादित नहीं होती है। और श्वसन में पहला कदम श्वास लेना है, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु अंदर ली जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगता हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ, अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो पानी के साथ प्रतिक्रिया पर अनबूझा चूना डैश देता है। जी हाँ, पानी के साथ प्रतिक्रिया पर अनबूझा चूना जो है निम्नलिखित में से क्या देता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है पानी के साथ प्रतिक्रिया पर अनबूझा चूना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर प्रश्न का, तो दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। जी हाँ, दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनाने का काम करता है, ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का 31 नंबर प्रश्न को, तो एड्स वायरस शरीर के किस भाग को नष्ट करता है? जी हाँ, एड्स वायरस जो है शरीर के किस भाग को नष्ट करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को जो है एड्स वायरस जो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 32 नंबर प्रश्न है, काला जर के बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार है? जी हाँ, काला जर जो बीमारी होती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेतीली मक्खी जो है काला जर बीमारी के लिए जिम्मेदार है, यानी रेतीली मक्खी के कारण काला जर नामक बीमारी होती है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात देख लेते हैं आज का 34 नंबर प्रश्न को, तो आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? जी हाँ, आनुवंशिकी शब्द निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बेटसन ने। जी हाँ, बेटसन ने आनुवंशिकी शब्द को दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वह एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे। कौन? बेटसन। चलिए नंबर प्रश्न का, तो ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? जी हाँ, ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब के द्वारा संदर्भित किया जाता है। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो आज का 36 नंबर प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, आम जो राष्ट्रीय फल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। जो मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? जी हाँ, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। देख लेते हैं आज का 38 नंबर प्रश्न को, तो केसिन डैश में पाया जाता है? जी हाँ, केसिन जो पाया जाता है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो दूध में केसिन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात कर ले आज का 39 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग जो है नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। और बात कर ले आज का 40 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से शाकाहारी जानवर का उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, निम्न में से
कौन सा जानवर जो है शाकाहारी है ये आपको पहचान करके बताना है। तो गाय, जी हाँ, गाय जो है शाकाहारी जानवर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात कर ले चीता का, बाघ का, शेर का, तो ये तीनों जो है मांसाहारी जानवर है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पहले से जरूर याद होगा। और बिल्ली जो है सर्वाहारी जानवर है, मनुष्य भी सर्वाहारी श्रेणी में आते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें।